हे एवरीवन, माय नेम इज सिद्धि। आप देख रहे हैं लॉ विद एसके। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेजरिंग एग्रीमेंट। वेजरिंग एग्रीमेंट क्या होता है और ये इन्फोर्सिएबल है या नहीं, सारे इसके जो सेक्शन 30 में बताया गया है इसकी डेफिनेशन वो सब कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेजरिंग एग्रीमेंट है, सेक्शन 30 में बताया गया है। ये एक वॉइड अग्रीमेंट होता है। वॉइड मतलब हम लोग को सबको पता है, दैट इज इसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं होती है। अगर आप ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर भी लेते हैं तो वो कोर्ट में इन्फोर्सिएबल नहीं होता है। ठीक है। अब वेजरिंग एग्रीमेंट होता क्या है, ये कहीं डिफाइन नहीं किया गया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वेजरिंग एग्रीमेंट क्या होता है। तो हॉकिंस ने, जस्टिस हॉकिंस थे जिन्होंने थाकर वर्सेस हार्डले के केस में बताया है कि वेजरिंग एग्रीमेंट क्या होता है। मतलब होता है सट्टा लगाना। ठीक है, ये तो आप सबको पता ही है। सट्टे का क्या मतलब है, ए कहता है इंडिया जीतेगी, बी कहता है कि इंडिया नहीं जीतेगी। सो अगर इंडिया जीत जाती है तो 10,000 रुपीज बी ए को देगा, और अगर हार जाती है तो ए बी को देगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस दिस इज कॉल्ड वेजरिंग अग्रीमेंट। इस तरह का जो अग्रीमेंट होता है वो वाइड होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देयर मस्ट बी टू पार्टीज। हमेशा पार्टीज दो होंगी सट्टे में। हम लोगों ने देखा ए और बी दो पार्टी रहती हैं। दूसरा, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट की बात हो रही है। यानी इंडिया का जीतना हैपनिंग है और इंडिया का न जीतना नॉन हैपनिंग है, कुछ नेगेटिव हो रहा है। सो हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन। इंडिया का जीतना क्या निश्चित है? नहीं, ये अनसर्टेन नेचर का है। और फ्यूचर इवेंट पे बेस्ड है, यानी ये आज की बात नहीं हो रही है। वेजरिंग एग्रीमेंट क्या हुआ, दो पार्टी होती हैं, दोनों पार्टी मिलके किसी इवेंट, वो इवेंट की बात हो रही है जो हैपन भी हो सकता है, नहीं भी हैपन हो सकता है, और वो अनसर्टेन नेचर का फ्यूचर इवेंट है। नेक्स्ट देखिए, नाइदर पार्टी हैज कंट्रोल ओवर द इवेंट। नेक्स्ट बात क्या है कि ये जो इंडिया का जीतना है ये दोनों पार्टी के बस में नहीं है। ना ए इस चीज को कंट्रोल कर सकता है, ना बी इसको कंट्रोल कर सकता है। एंड नो अदर इंटरेस्ट इन देन विनिंग और लूजिंग। इन दोनों पार्टी का सिर्फ एक ही मकसद है, इंडिया की जीत या हार से, विनिंग और लूजिंग से। इसके अलावा उनको कोई लेना देना नहीं है। अब जैसे यहाँ पे हम लोगों ने इंडिया का एग्जाम्पल लिया, इन द सेम वे ए एंड बी आपस में ये शर्त लगाते हैं कि कल बारिश होगी। ए कह रहा है कल बारिश होगी, बी कहता है कल बारिश नहीं होगी। तो दे ये क्या कर रहे हैं, दो पार्टीज हैं, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग इवेंट की बात हो रही है, और वो इवेंट अनसर्टेन नेचर का हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, फ्यूचर में होने वाला अनसर्टेन इवेंट है। दोनों का म्यूचुअल चांस है गेन और लॉस का। हो सकता है ए जीत जाए, हो सकता है बी जाए, यानी दोनों में से कोई भी जीत सकता है, म्यूचुअल चांस है। और नाइदर पार्टी हैव कंट्रोल ओवर द इवेंट, दोनों का उस बारिश पे कोई कंट्रोल नहीं है, और उन लोगों का इंटरेस्ट सिर्फ इसी बात पे कि वो जीतते हैं कि हारते हैं, उनका उस बारिश से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है? तो दिस इज कॉल्ड वेजरिंग एग्रीमेंट। ये डेफिनेशन डिफाइन की है जस्टिस हॉकिंस ने, क्योंकि ये कई बार एग्जाम्स में एमसीक्यू में पूछता है। अब सेक्शन 30 जब आप लोग पढ़ेंगे वेजरिंग एग्रीमेंट, तो यहाँ पे आप देखिए कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है कि वेजरिंग एग्रीमेंट होता क्या है। इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर इज वॉइड। वॉइड होता है, ये हम लोग को पता है। नो सूट शैल बी ब्रॉट फॉर रिकवरिंग एनीथिंग एलिज टू बी वॉन ऑन एनी वेगर। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब हम इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर कर दिए हैं, तो अगर मान लो पार्टीज ने पैसे देने से मना कर दिया, तो आप उस पैसे की रिकवरी के लिए कहीं भी सूट फाइल नहीं कर पाएंगे। क्लियर? अब देख लेते हैं कि वेजरिंग एग्रीमेंट जो होता है ना, वो सिर्फ वॉइड होता है, इलीगल नहीं होता है। वॉइड का क्या मतलब है कि एक पार्टी है जिसने वेजरिंग एग्रीमेंट किया है, अब इनके बीच जो 10,000 की शर्त लगी थी, अब ए ने पैसे देने से मना कर दिया क्योंकि ये शर्त हार गया। अब बी कोर्ट जाएगा, तो कोर्ट कहेगी आपने वेजरिंग एग्रीमेंट किया है, ये वॉइड है, इसलिए ये इन्फोर्सिएबल नहीं है। लेकिन क्या बी को इस बात के लिए सजा मिलेगी कि आपने वेजरिंग एग्रीमेंट क्यों किया? नहीं, क्योंकि ये इलीगल नहीं है, इसे छोड़ दिया जाएगा, ना इसको फाइन देना है ना कुछ। ये अपने कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स सिर्फ नहीं करा सकता है, यानी कोर्ट से रेमेडी नहीं ले सकता है। बट अगर वेजरिंग एग्रीमेंट इलीगल होता, तो अगर
कोर्ट को पता चलता तो उसे इस इलीगल एक्ट की सजा मिलती, जो भी उस एक्ट को करने की सजा डिफाइन होती। तो महाराष्ट्र और गुजरात में वेजरिंग एग्रीमेंट को इलीगल डिक्लेयर किया गया है, वहाँ अलग से लॉ पास करके। यानी अगर आप महाराष्ट्र और गुजरात में वेजरिंग एग्रीमेंट करते हैं तो उसकी सजा है। नो लीगल रेमेडीज अवेलेबल टू रिकवर द विनिंग मनी, यही मैंने बताया सेक्शन 13 में, क्योंकि यही बताया गया है कि आप उससे कोई लीगल रेमेडी नहीं ले सकते क्योंकि एग्रीमेंट ही अपने आप में वॉइड है। अब ये देखिए कोलैटरल ट्रांजैक्शन क्या होता है। कोलैटरल ट्रांजैक्शन का मतलब है कि जब ए और बी ने वेजरिंग एग्रीमेंट किया और ये 10,000 रुपये हार गया, अब ए के पास पैसे नहीं है तो ये सी के पास गया कि भाई मुझे 10,000 रुपये दे दो, मुझे वेजरिंग एग्रीमेंट मैंने किया था उसका पेमेंट करना है। सी ने पैसे दे दिए। अब बाद में ए जो है वो पैसे नहीं दे पा रहा किसी कारण से, तो क्या ये ए और सी के बीच जो अग्रीमेंट हुआ है लोन का, क्या ये वॉइड हो जाएगा? द आंसर इज नो। ये कह रहा है कि ये एक तरह का कोलेट्रल ट्रांजेक्शन है रिलेटेड टू मेन अग्रीमेंट। मेन अग्रीमेंट वेजरिंग एग्रीमेंट है, उसका कोलेट्रल ट्रांजेक्शन जो है वो लोन अग्रीमेंट है। लेकिन ये कह रहा है कि कोलेट्रल जो ट्रांजेक्शन है रिलेटेड टू वेजरिंग अग्रीमेंट वो वैलिड रहेगा, यानी सी अपना पैसा ए से रिकवर कर सकता है, कोर्ट जा करके लीगल रेमेडी डिमांड कर सकता है। सेक्शन 30 में बताया गया है कि हॉर्स रेसिंग। अब ये हॉर्स रेसिंग क्या, आप लोगों ने मूवीज वगैरह में देखा, स्पेशली जो रेस मूवी है उसमें बताया है कि हो घोड़े पे ये लोग पैसा लगाते हैं ना। तो उसमें मान लीजिए 1 से 10 घोड़े हैं, 10 नंबर के घोड़े हैं, तो किसी ने 1 नंबर के घोड़े पे पैसा लगाया है, किसी ने 5 पे लगाया, किसी ने 10 पे लगाया, जिसको लगता है कि कौन सा घोड़ा रेस जीतेगा। अब इसको एक्सेप्शन का मतलब ये है कि अगर हॉर्स रेसिंग में आप सट्टा लगा रहे हैं तो वो सट्टा वैलिड होता है, वो वॉइड नहीं हो जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है इंटेलिजेंस, स्किल और फिजिकल स्ट्रेंथ। इसका मतलब ये कि जो हॉर्स रेसिंग होती है वो इंटेलिजेंस पे बेस होती है। जो घोड़ा चला रहा है उसकी इंटेलिजेंस की बात होती है, वो किस स्किल से चला रहा है उसकी ट्रेनिंग होती है, वो घोड़े को सिखाता है, और फिजिकल स्ट्रेंथ भी लगती है। तो इस वजह से हॉर्स रेसिंग को वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं बताया गया है, बिकॉज ये टोटली बेस्ड ऑन स्किल है, नॉट चांस। यानी चांस पे बेस्ड नहीं है कि आपका लक अच्छा है इसलिए आप जीत गए, नहीं है, उसके लिए मेहनत की गई है इसलिए जीतते हैं। तो जहाँ पे भी मेहनत होगी वो कभी भी वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं होगा। जैसे क्रॉस वर्ड पजल्स, आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं कि क्रॉस वर्ड पजल्स भी एक्सेप्शन में आता है कि आप कोई पजल सॉल्व कर रहे हो, सॉल्व करने के बाद आपको प्राइज दिया जा रहा है, तो ये वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं है। स्पोर्ट्स चैंपियनशिप, कि 2 व्यक्ति किसी स्पोर्ट्स में लड़ रहे हैं, मान लो रेसलिंग कर रहे हैं, जो जीतेगा उसे इनाम मिलता है, तो यहाँ पे भी क्या है, देखने में लग सकता है कि वेजरिंग एग्रीमेंट है, बट एक्चुअली में क्योंकि यहाँ स्किल्ड इन्वॉल्व है, इसलिए फिजिकल स्ट्रेंथ इन्वॉल्व है, इसलिए ये वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं है। इन द सेम वे चेस टूर्नामेंट भी। नेक्स्ट लिखा है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट को भी जनरली लोग समझ लेते हैं कि वेजरिंग एग्रीमेंट है, लेकिन इसको एक्सेप्शन में लिखा गया है। बट क्या आप खुद सोचिए, क्या वो टोटली बेस्ड ऑन चांस होता है? नहीं, स्किल पे भी बेस्ड होता है। आप काफ़ी इंटेलिजेंस का यूज़ करके आप बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करके उस शेयर मार्केट पे पैसा लगाते हैं। सो ये वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं आएगा। अब इसमें कुछ केस है, देख लीजिए। जैसे एक केस है स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस सत्यनारायण का। इसमें क्या होता है, इसमें बताया गया है कि वेजरिंग एग्रीमेंट बेस्ड ऑन प्योर चांस। वेजरिंग एग्रीमेंट चांस पे बेस्ड है, गेम ऑफ स्किल नहीं है। इसलिए जो रमी है, क्योंकि कोर्ट के पास ये आया क्या रमी को भी वेजरिंग एग्रीमेंट बताया जाए। रमी क्या है, 3 पत्ती की बात कर रहा है, 3 पत्ती जो गेम होता है। अब 3 पत्ती जो है वो वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं है, बिकॉज ये टोटली बेस्ड ऑन स्किल है। नेक्स्ट है सुभाष कुमार मनवानी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। इसमें देखिए क्या है, क्या लिखा है कि स्टेट सैंक्शन लॉटरी। अब लॉटरी की टिकट्स जो निकलती है, फिर उसके बाद जो जीतता है उसको पैसे मिलता है, होता है ना। तो अब ये क्या लॉटरी वेजरिंग एग्रीमेंट है? द आंसर इज यस, बिकॉज लॉटरी जो है, लॉटरी के टिकट निकलना वो बेस्ड ऑन चांस है, नॉट स्किल। तो आप एक चीज़ डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि जो भी ऐसा गेम है
या ऐसी कोई सट्टे वाली चीज़ है जहाँ पे कोई भी स्किल नहीं है, तो वो प्योरली वेजरिंग एग्रीमेंट होगा। लेकिन जहाँ पे स्किल है, फिज़िकल स्ट्रेंथ है, इंटेलिजेंस यूज़ की गई है, क्या लॉटरी में कोई इंटेलिजेंस यूज़ होती है? नहीं। सो दिस इज़ वेजरिंग एग्रीमेंट। ओके, हमारा लेक्चर खत्म होता है। आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट हम लोग कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू।